कहते हैं जब इंसान गुजर जाता है तो उसकी यादें सदा जिंदा रहती हैं। वो यादें किसी के किस्सों में या किताबों में छुपी रहती हैं। और दुनिया में कुछ हस्तियां वो भी हैं जिनके नाम के साथ साथ काम को भी जमाने ने भुला दिया है ना? कितनी दुख की बात। आज मैं ज्योति वो सुहाने दिन इस चैनल पर सुनाने वाली हूँ उस शख्स की कहानी जिनका नाम लेते ही फिल्मों की अच्छी खासी जानकारी रखने वाला शख्स भी बोलेगा कौन है किशोर साहू। ओह, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं ही हूँ लाल पंजा, डाकू, जिसके नाम से लोगों के दिल कांप उठते। मगर ये तो बताओ, ये जानते हुए भी कि मैं लाल पंजा हूँ, तुम आधी रात को इस तरह अकेले कैसे चली? दरअसल आजादी से पहले फिल्मकार के रूप में स्थापित हो चुके किशोर साहू को याद रखने वाली आखिरी पीढ़ी की संख्या भी तेजी से कम हो रही है। हालांकि साहू उन महान कलाकारों में थे जिन्होंने साहित्य रचते हुए फिल्में भी बनाई और उन फिल्मों से हिंदी साहित्यकारों को भी जोड़ा। हर बुरा आदमी सजा से बचने के लिए बस थोड़ी सी अच्छाई कर देगा, और जब कानून उसको पकड़ना चाहेगा तो वो यही दलीलें देगा जो अभी अभी हमने सुनी है। सफाई का हर लफ्ज धोखा है, मकसद से कोसों दूर, आंसुओं को भार कर तरस दिलाने वाला, ताकि हम गुनहगार के गुनाहों को देखने से इनकार कर दें और अपनी आंखें मूंद लें। अगर हम गुनहगार को ऐसी ही निगाहों से देखने लगे योर वर्शिप, तो क्या जरूरत है कानून की, अदालतों की, पुलिस की और सरकार की? ये अलग बात है कि उनकी फिल्मों को याद कर लिया जाता है, लेकिन उनके साहित्यिक योगदान पर चर्चा कभी नहीं हुई। 22 अक्टूबर 1915 को छत्तीसगढ़ के राजेनंद गांव में जन्मे किशोर ने स्कूल के जमाने से ही नाटकों का साथ पकड़ लिया। नाटकों की दुनिया में प्रवेश लेने के बाद उन्हें लगता था कि वह अभिनय करने के लिए ही पैदा हुए हैं। नागपुर के मॉरिस कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद साहू नाटकों को इतनी गंभीरता से लेने लगे कि पढ़ाई के बेहद शौकीन साहू परीक्षा में पास होने लायक नंबर ही ला पाते थे। तब तक किशोर साहू का लेखन कार्य भी सामने आने लगा था। लिखने की प्रेरणा उन्हें घर से ही मिली थी। उनके पिता कन्हैयालाल साहू हिंदी के लेखक थे। स्कूली दिनों से ही किशोर साहू कहानियां लिखने लगे। नागपुर में उन्होंने न सिर्फ नाटकों में अभिनय किया बल्कि कई नाटक भी लिखे। किशोर साहू की लेखन की प्रतिभा ने उन्हें फिल्मी दुनिया में अपनी जगह मजबूत करने में काफी मदद की। कॉलेज से निकलने के बाद उन्होंने नाटक करने का ही फैसला किया। इस बीच सुंदर और प्रभावशाली साहू को उनके दोस्तों ने राय दी कि वो मुंबई जाकर फिल्मों में अपना भाग्य आजमाए। उन्होंने मुंबई का रुख किया। दूसरे बहुत से लोगों की तरह साहू को भी काम ढूंढने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष के दौर ने ही उनकी मुलाकात अशोक कुमार से करवाई। साहित्य में रुचि और अभिनय की बारीकियों पर साहू की बेबाक बातों ने अशोक कुमार को काफी प्रभावित किया। अशोक कुमार की सिफारिश पर बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय साहू से मिलने के लिए राजी हो गए और इस मुलाकात के बाद साहू की किस्मत बदल गई। हिमांशु राय ने साहू को सन 1938 में रिलीज हुई अपनी फिल्म जीवन प्रभात में हीरो का रोल दे दिया। साहू की नायिका थी हिमांशु राय की पत्नी देविका रानी। किशोर साहू की पहली ही फिल्म हिट हो गई। इस फिल्म में साहू ने एक रईस जमींदार के बेटे का रोल निभाया था। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उनके अंदर के कलाकार को संतुष्टि मिल सके, लेकिन किसी कलाकार की संतुष्टि के लिए कोई प्रोड्यूसर अपना पैसा क्यों खर्च करेगा। इस बात का एहसास किशोर साहू को फिल्म हिट होने के बाद जल्दी ही हो गया। उनके सामने एक ही रास्ता था कि अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वे खुद ही फिल्म बनाएं, मगर उनके हालात ऐसे नहीं थे। साहू वापस नागपुर लौट गए और लेखन में जुट गए। तभी उनके मुंबई के अनुभवों की खबर पाकर उनके दोस्त द्वारका दास डागा उनसे मिलने आ पहुंचे। वे लखपति व्यवसायी थे। मुंबई में उनके भाई का अपना व्यवसाय था। साहू ने डागा को बताया कि अपनी मर्जी की फिल्म में काम किए बिना उन्हें संतुष्टि नहीं मिल सकती और ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी फिल्म कंपनी खोलनी होगी, जिसकी हैसियत उनमें नहीं है। डागा फिल्म प्रभात देख चुके थे और किशोर साहू की प्रतिभा का पहले से ही उन्हें अंदाजा था, इसलिए वो साहू के साथ मिलकर फिल्म कंपनी खोलने के लिए राजी हो गए। फिल्म कंपनी का नाम था इंडिया आर्टिस्ट लिमिटेड। इस बैनर की पहली फिल्म थी बहुरानी।
साहित्य के प्रति गहरा अनुराग रखने वाले साहू ने इस फिल्म के लिए अनूप लाल मंडल के उपन्यास मीमांसा को आधार बनाया। फिल्म बहुरानी अछूत विषय पर अपने समय की बेहद चर्चित और क्रांतिकारी फिल्म साबित हुई। इसके बाद साहू ने बॉम्बे टॉकीज के फिल्म पुनर्मिलन में काम किया। यह फिल्म भी सफल रही और इस तरह साहू के खाते में लगातार तीसरी सफल फिल्म आई। यहीं पर साहू ने अपने अभिनय का एक और रंग प्रस्तुत किया और कुमारा बाप की वो फिल्म बनाई जो आज भी भारत की बेहतरीन हास्य फिल्मों में शुमार की जाती है। किशोर साहू ने अपने मित्र और हिंदी के प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर से कुमारा बाप के डायलॉग लिखवाए और अभिनय भी करवाया। जब किशोर साहू के हास्य अभिनय के चर्चे हो रहे थे, तब साहू ने एंग्री मैन का रोल निभाने का फैसला किया। फिल्म का नाम था राजा। इस फिल्म से उन्होंने एक और हिंदी साहित्यकार को जोड़ा। भगवती चरण वर्मा के प्रसिद्ध गीत है आज यहाँ कल वहाँ चलो को किशोर साहू ने राजा का प्रमुख गीत बनाया। फिल्मों से जुड़े रहने के साथ साथ किशोर साहू ने लिखना भी जारी रखा और जमकर लिखा। कहानियां, उपन्यास, नाटक और कविताएं सभी कुछ उन्होंने लिखा। उनकी कहानियों की एक बड़ी विशेषता यह है कि वो जब तक पूरी नहीं हो जाती अपना भेद प्रकट नहीं होने देती। आम बोलचाल की भाषा और मानवीय संवेदना किशोर साहू के लेखन की खासियत है। किशोर साहू ने फिल्मों में हिंदी को हमेशा महत्व दिया, लेकिन जिस छत्तीसगढ़ में वो पैदा हुए और पले बढ़े वहाँ की भाषा को भी पूरा सम्मान दिया। दिलीप कुमार और कामिनी कौशल अभिनीत नदिया के पार में पहली बार पर्दे पर मात्र छत्तीसगढ़ी बोलते सुनाई पड़े। हेलमेट, कालीघटा, साजन, सिंदूर और वीर कुणाल सहित किशोर साहू ने करीब 22 फिल्मों का निर्देशन किया। प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुंबई में वीर कुणाल को रिलीज करते हुए इसे श्रेष्ठ फिल्म घोषित किया। साथ ही साथ साहू ने अभिनय पर्दे पर भी अलग अलग शेड प्रस्तुत किए। फिल्म गाइड में उनके सशक्त अभिनय को भला कैसे भूला जा सकता है। आखिरी सालों में किशोर साहू फिल्मी दुनिया में आ रहे बदलावों को लेकर बहुत क्षुब्ध रहने लगे थे। वो उस दौर के थे जब मेहनत, ईमानदारी और उसूल बड़ी चीज हुआ करते थे, लेकिन 70 के दशक में हालात तेजी से बदलने लगे। किशोर साहू ने अपनी बेटी नयना को लेकर भी फिल्म हरे कांच की चूड़ियां बनाई, जो कि सन 1968 में रिलीज हुई, लेकिन तब तक उनके समय के फिल्मकार की छवि बिखरती जा रही थी। 1980 में किशोर साहू एक भव्य फिल्म की योजना पर काम कर रहे थे, लेकिन 22 अगस्त 1980 में इस महान हस्ती ने दुनिया से अलविदा ले लिया।